हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। तो इस वीडियो में हम एक गाइडेंस पॉइंट पे बात करने वाले हैं। जिसे कि आपको पता है कि अभी तक फिलहाल में अगर हम देखें तो नवंबर का एंड आ चुका है। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो डेट है 28 नवंबर 2024। और अभी तक CSIR नेट का जो स्पेशली दिसंबर 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो ऑलमोस्ट ये मंथ खत्म होने को आ गया, दिसंबर का मंथ शुरू हो जाएगा। एंड एज वी नो कि फॉर्म आने के बाद भी जो है लगभग 20-25 दिन का पूरा टाइम लगता ही लगता है फॉर्म को फिलअप करने में, बाकी सारी फॉर्मेलिटी करने में। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस चीज की पूरी पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर का एग्जाम दिसंबर में नहीं होगा। मे बी शायद वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जनवरी 2025 में वो ट्रांसफर यानी कि पोस्टपोन कर दिया जाए, या फिर एक्सट्रीम केसेस में फेब का फर्स्ट वीक भी हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि चलिए ठीक है, अब तो इतनी तो श्योरिटी हो चुकी है कि हमारा जो एग्जाम है वो समहाउ दिसंबर में होना लगभग बहुत मुश्किल है। तो अभी जो ये हमारे पास टाइम बच रहा है, क्योंकि हम मैक्सिमम चीजों को प्रिपेयर कर रहे थे दिसंबर के एग्जाम के बेसिस पे, अभी तक फॉर्म का नामो निशान नहीं है। तो अब ये जो टाइम हमको मिला है एक्चुअल में, क्योंकि अभी तक अगर दिसंबर में एग्जाम होना चाहिए था अगर, तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक फॉर्म निकल जाने चाहिए थे, जो कि अभी तक नहीं निकले हैं। तो अब ये जो आपके पास टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो भी मिल रहा है 20 दिन, 25 दिन, एक महीना, जो भी टाइम आपको मिल रहा है या फिर मिलेगा, उसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब CSIR अपना फॉर्म निकालेगा तो उसके बाद हमको एक आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में वो एग्जाम कब करवा रहा है। और इसकी तो श्योरिटी है ही हमारे पास कि हमारे पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टाइम हाथ में आ रहा है, कंपेयर टू अगर एग्जाम दिसंबर 2024 में ही कंडक्ट करवाया जाता। तो इस वीडियो में हम एक प्रॉपर गाइडेंस के बेसिस पे कुछ ऐसे 5 to 6 की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप इस टाइम का प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बिकॉज मेरा मानना है कि स्टूडेंट लाइफ में अगर आपको किसी चीज के लिए 2 दिन भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो आप अगर अगर आप उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं तो आप उसको एक फ्रूटफुल रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए काफी सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी मेल्स के द्वारा। तो मैंने सोचा कि ये कॉमन तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, ताकि जिन बच्चों को इस टाइप की गाइडेंस की जरूरत है वो इससे हेल्प ले सके। और जिन बच्चों के पास अपनी खुद की ही प्रॉपर प्लानिंग है ऑलरेडी, आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए, तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, तो अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी अपना जो टारगेट पोर्शन था, यानी कि जितना भी आप टारगेट करना चाहते थे CSR के सिलेबस को, अगर वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी जो आपके पास टाइम बचा है उसमें आप जनरल एप्टीट्यूड को एक तरीके से ट्राई कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाइए, या फिर आप कह सकते हो कंसेप्ट वाइज ट्राई कीजिए। आप अलग अलग जो है बुक्स अवेलेबल है उसको उसके बेसिस पे आप जा सकते हैं, या फिर अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं वहां पे आप जा सकते हैं और जनरल एप्टीट्यूड के पोर्शन को आप ट्राई कर सकते हैं, ताकि जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन जो कि 30 मार्क्स का आता है, आप उसमें भी एक अच्छी खासी स्कोरिंग कर सकें। ये आप तब कर सकते हैं जब आपका टारगेटेड पोर्शन ऑलरेडी हो चुका है। स्पेशली इस कैटेगरी में माइट भी ऐसे बच्चे ज्यादा आएंगे जो कि पिछले 1 साल या 1.5 साल से ट्राई कर रहे हैं। और मान लीजिए आप ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना टारगेटेड पोर्शन भी अभी ऑलमोस्ट कर लिया है, जनरल एप्टीट्यूड भी कर लिया है, तो अब क्या करें। तो अब आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बुक के पीछे दिए गए क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, मॉक टेस्ट पेपर को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब मैं मॉक टेस्ट की बात कर ही रही हूँ, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मॉक टेस्ट में जब आप एग्जाम दे मतलब कि मॉक टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करते हो, तो उसके बहुत से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको थोड़ा सा एक तरीके से टेंशन में डाल दें। क्योंकि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट इज जस्ट अ डमी फॉर्म ऑफ CSI नेट पेपर। पूरा का पूरा CSI नेट पेपर नहीं होता है। तो अगर वहां पे अगर आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ती भी है, आई विल सजेस्ट आप उसको थोड़ा सा जो है देखिए कि वो क्यों बिगड़ रही है, क्या वो वैलिड रीजन से बिगड़ रही है। क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने मॉक टेस्ट देखी हो या टेस्ट सीरीज देखी हो, उसका कोई भी पेपर CSR के लेवल को अभी तक मैच नहीं कर पाता है। दैट इज वाई आई विल सजेस्ट कि किसी भी प्रैक्टिस पेपर को एक प्रैक्टिस की तरह ही रखिए। उससे आप कह सकते हो फाइनल इवेल्युएशन की तरह मत लीजिए। आप देखिए कि उस पेपर में भी जितने क्वेश्चन आपके पढ़े हुए जोन से आए हैं,
वो आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, आपका मेन मोटो वो होना चाहिए। नए क्वेश्चन जो दिख रहे हैं उसके लिए ऑब्वियसली आप दो काम कर सकते हो, उसको ट्राई करके देख सकते हो कि आप आंसर दे पा रहे हो या नहीं, या फिर वो जो नए टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि अगर इन केस वो CSIR में भी चला आता है बाई चांस, तो आप उस पर एक अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाए। ओके। एंड अगर किसी को मेरी वॉइस में थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है जिसकी वजह से हो सकता है आपको मेरी थोड़ी आवाज़ जो है भारी लग सकती है, बट आई होप दैट विल नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी मेजर प्रॉब्लम। ओके। तो ये पहला मेरा गाइडेंस था, जिसमें कि ऐसा बच्चा जो कि अभी अभी इस टाइम पे काफ़ी कुछ डील कर चुका है, तो वो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस के साथ जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है ट्राई टू टारगेट न्यू टॉपिक्स और यूनिट। स्टैंडर्ड टारगेट जो हम लोग कहते हैं, मतलब कि बच्चा पूछता है ना कि मैम कितने यूनिट प्रिपेयर कर लें, तो हम कहते हैं आपको 11 से 12 यूनिट प्रिपेयर करके चलना चाहिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत से यूनिट्स को मिक्स करके आ रहे हैं। दैट इज वाई ये जरूरी हो जाता है कि आप मैक्सिमम यूनिट्स को टारगेट करके रखें। कम यूनिट को टारगेट करेंगे और अगर इन यूनिट को मिक्स करके क्वेश्चन आ गया तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने 11 से 12 यूनिट टारगेट कर लिया है ऑलरेडी और आपके पास अभी टाइम है, तो आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप जो है कुछ नए टॉपिक को टारगेट कर सकते हैं। वो टॉपिक ऐसे यूनिट से हो सकते हैं जो यूनिट आप पूरा टारगेट नहीं कर रहे हो, या फिर टाइम कम होने की वजह से मान लीजिए आपने जो है 10 या 11 यूनिट ही टारगेट किया था, तो अभी टाइम बचा हुआ है, तो आप कुछ और यूनिट टारगेट करके 11 से 12 यूनिट के टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला, वर्क ऑन योर वीक पॉइंट, दैट इज टॉपिक, कंसेप्ट, प्रैक्टिस और लैंग्वेज। अब आपकी वीक पॉइंट क्या है। आप एज अ स्टूडेंट जब आप पढ़ते हो तो आपके अंदर भी बहुत सी ऐसी वीक पॉइंट होती हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है। तो वो वीक पॉइंट क्या है। क्या वो वीक पॉइंट आपके सामने एक टॉपिक के फॉर्म में है, कंसेप्ट के फॉर्म में है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में है, या फिर लैंग्वेज से आप डील कर रहे हो या स्ट्रगल कर रहे हो। इनमें से किसी भी अगर पॉइंट पे आपकी कमजोरी है तो आई विल सजेस्ट आप उस पर अपनी पकड़ बनाइए, उस वीक पॉइंट पे काम कीजिए, ताकि वो वीक पॉइंट आपको एग्जाम हॉल में वीक ना करे। तो क्योंकि जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो हमें उस एक्स्ट्रा टाइम को ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हमारे अंदर एज अ स्टूडेंट जो कमियां हैं उसको हम मतलब कि जितना हो सके उतना हम मिनिमाइज कर सकें। ठीक है। तो अगर आपकी कोई टॉपिक वीक है तो अभी टाइम अच्छा मिला है तो आप उस टॉपिक पे काम कर सकते हैं। सेम गोज विद कंसेप्ट, प्रैक्टिस या फिर लैंग्वेज। ओके। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, ट्रेन योर माइंड फॉर एग्जाम हॉल। अब आपको इसमें क्या करना है, अपने माइंड को जो है एग्जाम हॉल के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेन करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्वेश्चन में आप कितना टाइम दोगे। ठीक है। आप इस तरीके से देखिए कि आप मान लीजिए किसी ईयर का आपने पेपर उठाया, पार्ट बी का क्वेश्चन जो है उसको आप टाइमर ऑन कीजिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। देखिए कि जो स्टैंडर्ड 35 क्वेश्चन हमको पार्ट बी से करने होते हैं, तो किसी भी रैंडम पेपर को उठा के, जो ऑब्वियसली CSR का ही पास्ट ईयर पेपर है, उसमें से किसी भी 35 क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में कितना टाइम लगाते हो। अगर वो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप इस प्रैक्टिस के द्वारा उस टाइम को कम कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके हाथ में सब कुछ है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और अगर आप सही चल रहे हो, अच्छा टाइम मतलब ठीक ठाक ही टाइम ले रहे हो, तो इट्स अ गुड पॉइंट, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेम गोज विथ पार्ट सी, क्योंकि पार्ट सी के क्वेश्चंस टाइम लेते हैं, तो आप ये कर सकते हो कि पार्ट सी में जो एनी 25 क्वेश्चन करने होते हैं आप टाइमर ऑन कीजिए और किसी भी रैंडम पेपर को जो CSR के प्रीवियस ईयर बेसिस पे आया है उसको उठा के एनी 25 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, और देखिए कि आपको उस 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। इस तरीके से आप एक टाइम मैनेजमेंट रफली निकाल सकते हो कि एग्जाम हॉल में आप अपने एग्जाम के टाइम पे टाइम के साथ साथ किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करोगे। जब आपके पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होता है तो आप सही क्वेश्चन पे सही अमाउंट ऑफ टाइम को स्पेंड कर पाते हो। ट्रेन योर माइंड टू सॉल्व लेंथी क्वेश्चंस इन लेस टाइम, क्योंकि हमारा जो मेन एनिमी होता है एग्जाम हॉल में वो होते हैं लेंथी क्वेश्चन। अक्सर बच्चों से कंप्लेन सुनने को मिलता है कि मैम ये क्वेश्चन इतना बड़ा था कि इसको पढ़ने में और सॉल्व करने में ही हमारे 10 मिनट निकल गए। तो वहां पे आ जाता है इशू, राइट। तो पार्ट बी और पार्ट सी पे टाइमर ऑन करके तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। इसके अलावा जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका CSR का है उसमें से एक पर्टिकुलर लेंदी क्वेश्चन उठाइए, टाइमर ऑन कीजिए, स्टॉप वॉच ऑन कीजिए
और उसके बाद देखिए कि और घड़ी की तरफ ध्यान मत रखिए, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में देखिए कि आप एक्चुअल में अपना सही टाइम लेकर कितने टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब जब आपको दिखेगा कि हाँ आपने कितना टाइम लिया, अगर वो टाइम एकदम स्टैंडर्ड है तब तो अच्छी बात है, लेकिन वो टाइम अगर बहुत ज्यादा वक्त ले रहा है तब आपको अगेन उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। अब आप सोचो कि मैम टाइम कैसे डिसाइड करें, तो देखिए आपका पेपर जो होता है 3 घंटे का होता है। अब इस 3 घंटे में आपको A B C ये 3 पार्ट में जो है आपका पेपर डिवाइडेड होता है। मान लीजिए अगर आप ए पार्ट को जो है 30 मिनट देने वाले हो, तो 30 मिनट हटा दीजिए, 2 hours 30 मिनट्स का आपके पास टाइम बच गया पार्ट बी और पार्ट सी के लिए। पार्ट सी लेंदी पोर्शन होता है, तो हम उसमें कहते हैं मेनली कि आप जो है उसमें अपना 1 से 1.5 घंटा स्पेंड कीजिए, ठीक है। तो आपने वहां पे 1 से 1.5 घंटा स्पेंड किया, और पार्ट बी में आपने अपना 1 घंटा स्पेंड किया। तो 1.5 आवर्स आपने पार्ट सी को दिए, 1 घंटा आपने पार्ट बी को दिया, और हाफ एन आवर आपने पार्ट ए को दिया। ये हो गया आपका ओवरऑल 3 घंटे का पूरा सिनेरियो। अब क्योंकि पार्ट बी में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, तो आप 60 मिनट को 35 से डिवाइड कर दीजिए। आपके पास टाइम निकल आएगा कि आपको पर क्वेश्चन कितना टाइम लगने वाला है। अगर आपको लगता है कि पार्ट बी के क्वेश्चंस, मान लीजिए जैसे कि अगर मैं एक रफ कैलकुलेशन करती हूँ, तो अगर आप कैलकुलेटर भी अगर ऑन करते हैं और उसमें देखना चाहें कि आपको कितना टाइम लग रहा है, तो अगर मान लीजिए कि मैं 1 घंटा पार्ट बी को देती हूँ, तो 60 मिनट है मेरे पास, और मेरे पास 35 क्वेश्चन हैं। यानी कि मुझे एक क्वेश्चन पे लगभग जो है 1 मिनट 70 सेकेंड का टाइम मुझे देना पड़ेगा, राइट। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास यही आएगा। इफ यू फील लाइक ये टाइम बहुत कम है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको ये टाइम बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो आपने जैसे 1 घंटा पार्ट बी को दिया था, अब आप क्या करोगे, मे बी आप 15 मिनट और उसमें ऐड कर दो, राइट। तो 15 मिनट अगर आप और ऐड करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास 75 मिनट्स डिवाइडेड बाई 35 क्वेश्चन। तो आपके पास टाइम चला आया रफली 2 मिनट और 15 या 10 सेकेंड का टाइम। यानी कि रफली तौर से देखा जाए तो अगर आप पार्ट बी को 1 घंटा 15 मिनट का टाइम देते हो, तो आपको पर क्वेश्चन पे सिर्फ 2 मिनट ही आप स्पेंड कर सकते हो, अगर आप सारे 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो तो। और इसमें मैं आपको ये भी बात बता दूं कि हमें सॉल्व तो यानी 35 करना होता है, बट बाय डिफॉल्ट हम रीड बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हमारा टाइम भी जाता है। तो वो टाइम को भी आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, राइट। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने 15 मिनट ज्यादा ले लिया, तो यानी कि जो पार्ट सी है जिसमें हम 1.5 घंटा ले रहे थे, उसके लिए टाइम जो है कम पड़ गया। लेकिन वहां पे हमें क्वेश्चंस भी कम करने हैं, NE 25 करने हैं। तो वहां पे जो हमारे पास टाइम, वहां पे 1 घंटा मतलब 1 घंटा 30 मिनट्स हम ले रहे थे पार्ट सी के लिए। अब वहां का जो टाइम है वो 15 मिनट कम हो गया, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट, यानी वहां पे भी जो टाइम हमारे पास बचा है वो लगभग 75 मिनट्स का ही बचा है। लेकिन हमको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 3 मिनट देना होगा वहां पे। उससे ज्यादा अगर आपने दिया तो अगेन आपका टाइम मैनेजमेंट जो है एक तरीके से क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बट इन केस आपको लगता है कि नहीं पार्ट बी में मुझे पर क्वेश्चन 3 मिनट से ज्यादा देने हैं, तो आप क्या करोगे, आप पार्ट ए को जो 30 मिनट्स दे रहे थे उसमें से आप थोड़ा सा मिनट यहाँ ले आइए, दैट इज 10 मिनट्स यहाँ ले आते हैं। अब 10 मिनट्स अगर यहाँ पे लेकर आते हैं तो पार्ट सी के लिए हो गया आपके पास 85 मिनट्स डिवाइडेड बाय 25 क्वेश्चन। तो लगभग आप 3.5 मिनट का टाइम जो है आप एक क्वेश्चन पे स्पेंड कर सकते हो। अब आपको ये साउंड करने में बहुत कॉम्प्लिकेट, आपको ये सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बिकॉज ये जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको लगता है कि हाँ एक एक क्वेश्चन का टाइम फ्रेम हम कैसे देख पाएंगे, वो प्रैक्टिकल चीज है। बट ये मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता रही हूँ कि आपको पहले से पता रहे कि अगर एक क्वेश्चन पे आप बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर रहे हो, तो आप किसी और क्वेश्चन का टाइम एक तरीके से उसमें लूज कर दे रहे हो। तो ये कैलकुलेशन अगर आपके माइंड में पहले से रहेगी तो आप एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट कम करोगे जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अभी जो हमारी कैलकुलेशन कहती है, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको फिर जो 20 मिनट है वो पार्ट ए को देना पड़ेगा, 75 मिनट्स का टाइम आपको पार्ट बी को देना पड़ेगा, और 85 मिनट्स का टाइम आपको पार्ट सी को देना पड़ेगा।
अगर आप इस तरीके से चलते हो तो पार्ट बी पे जो है एक क्वेश्चन पे आप 2 मिनट स्पेंड कर पाओगे और पार्ट सी पे आप लगभग 3.5 मिनट का टाइम स्पेंड कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने लूप होल्स पे काम करने हैं। वो लूप होल्स जो मान लीजिए अगर आपने पहले एग्जाम दिया है तो उस एग्जाम में जो भी कमियां आपके सामने आई थी कि ये सब प्रॉब्लम हो रही है मुझे एग्जाम में, या फिर आपको अपने बिहेवियर के बारे में पता चला था कि हाँ मैं इस तरीके से आते हुए क्वेश्चन को गलत करता हूँ, या फिर मैं क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करता हूँ जिस वजह से मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आपकी जो भी कमियां आपने नोटिस की थी लास्ट अटेम्प्ट में, उस कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक बार गलती अगर होती है तो हम कहते हैं अनजाने में हो गई है, दोबारा से वही गलती होती है तो जानबूझ के होती है। तो जानबूझ के जो है हमें गलतियां नहीं करनी है। इसीलिए जो भी लूप होल्स आपके पास्ट एक्सपीरियंस में रहे थे उन लूप होल्स को जो है इस एग्जाम में अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो भी गाइडेंस मैंने आपको दिया है ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। उसके अलावा भी आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले और भी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।